पिछले रिकॉर्डिंग में हम लोग औद्योगिक उपनिवेशवाद तक पहुंचे थे और आज हम लोग देखते हैं वित्तीय उपनिवेशवाद। वित्त उपनिवेशवाद 1870 से शुरू होता है और 1947 तक आती है। देखो इसमें क्या हुआ, औद्योगिक उपनिवेशवाद हुआ। औद्योगिक उपनिवेशवाद से आकूत धन इंग्लैंड पहुंचा। कहाँ पहुंचा? इंग्लैंड। तो आवश्यकता से अधिक धन पहुंचने के कारण इंग्लैंड का जो पैसा है वो चलायमान पूंजी के बदले सुस्त पूंजी में बदल गया। मतलब रनिंग कैपिटल आइडियल कैपिटल में बदल गई। इतना ज्यादा पैसा हो गया कि औद्योगिक उपनिवेशवाद ने इंग्लैंड को समृद्ध किया, आकूत धन गया और उस धन के जाने से इंग्लैंड का रनिंग पूंजी आइडियल कैपिटल में बदल गया। अब इस आइडियल कैपिटल को फिर से रनिंग कैपिटल कैसे बनाया जाए, इसी को वित्त पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, या फाइनेंशियल क्लोनिज्म। तो देखो इसका अंतर संबंध क्या है? इसका अंतर संबंध क्या है? इसका अंतर संबंध है दो। एक, या तो क्या किया जाए, पूंजी का निवेश किया जाए। दूसरा, मांग को बढ़ाया जाए। तो भाई अंग्रेज हुकूमत मांग को बढ़ा नहीं सकती है, असंभव है। क्यों नहीं मांग को बढ़ा सकती है? क्योंकि मांग बाजार पे निर्भर होता है और मांग को बढ़ाने के लिए एक सीमा होती है। आप सब जानते होंगे कि मांग एक प्रत्यास्थ वस्तु है। इट मीन्स एक सीमा से ज्यादा उसे नहीं बढ़ाया जा सकता है। नंबर दो, यदि बाजार में मांग को बढ़ाना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उपभोक्ता की परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। इट मीन्स रोजगार सृजन करना होगा या किसी प्रकार से आप उपभोक्ता की जो खरीद की या क्रय शक्ति है उस क्रय शक्ति को बढ़ाइए। अब यदि किसी भी सरकार को अपने देश के बाजार की क्रय शक्ति को बढ़ाना है तो इसके लिए निश्चित तौर पर सरकार को किसी न किसी प्रकार के रोजगार का सृजन करना होगा। तभी जाके आम जन के पास पूंजी आएगा और डिमांड बढ़ेगी। अंग्रेजी सरकार भारत में ऐसा कर ही नहीं सकती थी कि वो भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन करके और भारतीयों की परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ा दे। इसलिए ये जो मांग वाली बात है ये तो अस्वीकार कर दिया गया। अब देखो दूसरा क्या है, पूंजी का निवेश।
कि भाई ऐसा करते हैं कि भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों को पूंजी निवेश करने का अधिकार दिया जाता है और उससे जो लाभ होगा उससे वो आइडियल कैपिटल रनिंग कैपिटल में बदल जाएगा। इसलिए ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में पूंजी का निवेश करने का अधिकार दिया गया। अब देखो, पूंजी निवेश तो किया गया, लेकिन यहीं पर ध्यान देना कि कैसे शोषण किया जाएगा। तो पूंजी का निवेश तो किया गया, ये अच्छी बात है, लेकिन पूंजी का निवेश इस प्रकार से किया गया जिससे भारतीयों को लाभ नहीं हुआ, ब्रिटेन को लाभ हुआ। उन्होंने पूंजी को निवेश करके किसी भी प्रकार से भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि रेलवे में, चाय के बागानों में, मसालों के बागानों में पूंजी का निर्माण किया, निवेश किया और उसमें मैक्सिमम रेलवे में निवेश हुआ, बहुत ज़्यादा निवेश हुआ। अब देखो, ये निवेश यहीं पर समझना, ध्यान देना, ये निवेश जो है, जो ब्रिटिश पूंजीपति ने भारत में निवेश किया, ये 5% काउंटर गारंटी पर है। कितने पर है? 5% काउंटर गारंटी पर। क्या है काउंटर गारंटी? पांच प्रतिशत काउंटर गारंटी पर है, तो इसका मतलब है कि रेलवे को लाभ हो या हानि हो, लेकिन ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारतीय राजस्व से 5% दिया जाएगा। ठीक है, 5% पूंजी दिया जाएगा। अब देखो ये कितना खतरनाक खेल है। आज तक भारतीय रेलवे को लाभ नहीं हुआ है, न तब हुआ था। लेकिन अब देखो कैसे रनिंग कैपिटल होता है कि मान लो हमारे पास 1 लाख रुपया सरप्लस है, हमने भारतीय रेलवे में निवेश किया। अब हमको ब्रिटिश सरकार 5,000 रुपया पर ईयर देगा मिनिमम, यदि रेलवे को लाभ हुआ या नहीं हुआ। और यदि 5% से ज्यादा लाभ हुआ है तब तो और ज्यादा देगा, लेकिन इतना देगा। लेकिन ये कहां से देगा? भारत के राजस्व से देगा। अब इससे क्या होगा कि ब्रिटेन का जो बजटीय घाटा 1870 से बढ़ते जा रहा था, वो बजटीय घाटा पुल होते जा रहा है और भारत का बजट जो था, जो लाभ में था, वो मेरे भाई घाटे में जाएगा। और धीरे धीरे इसी प्रकार से भारत को चूसते चूसते 1947 आते आते उसे लगा अब चूसने के लिए गुठली भी नहीं बचा है, तो वो छोड़ के चला गया। आज तक इस कर्ज को हम हिंदुस्तानी चुका रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने पूंजी निवेश करके भारत को क्या किया? पूर्ण रूपेण चूसा है, यहां से धन का निष्कासन किया है। अब प्रश्न उठता है, ठीक उसी प्रकार जैसे अन्य दोनों उपनिवेश में तुमने देखा कि इस जगह अंग्रेजों ने, बेटा ये तुम्हारा बोतल पानी भर के रखा हुआ है, अंग्रेजों ने यहां पर कौन सी नीति अपनाई होगी? ठीक है भाई, ठीक वही राजनीतिक नीति क्या रही होगी, आर्थिक क्या रही होगी, प्रशासनिक क्या रही होगी और सामाजिक और
सांस्कृतिक नीति क्या अपनाया हो। ध्यान देना, राजनीतिक रूप से चूंकि उसने देखो पूंजी का निवेश किया है, तो यहां पर उसने साम्राज्यवादी नीति का परित्याग कर दिया। अब वो चाहता है कि यहां पर युद्ध ना हो, देसी रियासत के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। बात समझ रहे होंगे, ताकि शांति बनी रहे और जो हमने पूंजी निवेश किया है उससे लगातार लाभांश निकलकर इंग्लैंड पहुंचते रहे। इसलिए आप देखोगे कि 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी राज समाप्त होकर जब ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में स्थापित हुआ, तो उन्होंने अचानक भारत में साम्राज्यवादी नीति का परित्याग करके और भारत के देसी रियासत के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित किया। एक भी देसी रियासत का विलय उसके बाद नहीं हुआ है, ताकि शांति बनी रहे। आप सब जान रहे हैं, आज भी आप आधुनिक अर्थशास्त्र में भी पढ़ते होंगे कि कोई भी उद्योगपति, पूंजीपति वहीं पर पूंजी का निवेश करता है जहां पर आंतरिक और बाह्य दोनों शांति बनी रहती है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में लगभग 100 वर्षों के बाद साम्राज्यवादी नीति का परित्याग कर दिया। दूसरा, आर्थिक, तो मैंने आपको बताया कि यहां पर ब्रिटिश पूंजीपति, ब्रिटिश वित्त का बहुत ज्यादा क्या हुआ, निवेश हुआ, खासकर रेलवे में, चाय के बागानों में। लेकिन ध्यान देना, इससे भारतीय उद्योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, भारत में आधुनिक औद्योगिकरण को विकसित नहीं किया गया। और रेलवे के विकसित करने के पीछे अंग्रेजों का सबसे बड़ा कारण था ताकि अंदरूनी हिस्से तक से कच्चे माल का दोहन किया जाए और जो इंग्लैंड से बनाई माल बंदरगाह तक आती थी उसे रेलवे के माध्यम से भारत के गांव-गांव तक मंडी में पहुंचा दिया जाए। तो ये मत समझना कि अंग्रेज पूंजीपतियों या ब्रिटिश सरकार के पूंजी निवेश से भारत में किसी भी प्रकार का क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। नंबर 3 की प्रशासन जो लिखा है, स्वाभाविक है अंग्रेज अब ऐसे प्रशासनिक नीतियों का निर्माण करता है ताकि 1857 जैसी विद्रोह दोबारा न हो। इसी का उदाहरण है 1895 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, जहां पर उन्होंने भारत में विधायिका का, कार्यपालिका का विस्तार किया, लेकिन वो विस्तार उतना ही होता था जिससे भारतीयों को कोई अधिकार की प्राप्ति नहीं होती थी। मतलब हमारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती थी, उपलब्धि के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा रहता था। भविष्य में हम इन सारे एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें दोबारा फिर आएगी, फिर से विश्लेषण विस्तार से होगा। जहां तक सामाजिक क्षेत्र है, इसमें इसने फिर से हस्तक्षेप की नीति अपना ली, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के कारण 1857 के विद्रोह के कई कारणों में एक बहुत बड़ा कारण है कि अंग्रेजों ने हमारे धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार
अब सामाजिक क्षेत्र के सुधारों पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि यहाँ कोई विद्रोह हो और उस विद्रोह के कारण जो हमने पूंजी का निवेश किया है उसका क्षति हो। और जहाँ तक बात सांस्कृतिक क्षेत्र का है, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्होंने जबरदस्त धक्का हमको दिया। 1857 के पहले वो भारत में नस्ल भेदी नीति चला रहा था, काला और गोरा का। लेकिन 1875 के बाद उसने 1875 आते आते उसने भारत में सांप्रदायिकता का खेल खेला, हिंदू मुसलमानों को बीच में लड़वाना शुरू किया। अब दुर्भाग्य देखो कि उसने जो खेल खेला उस खेल का अंतिम प्रभाव पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने आया। तो इस प्रकार यदि आपने चीज़ों को समझा होगा तो 1707 से 1947 तक का इतिहास कैसा होगा, मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा चीज़ स्पष्ट हो गया। आप लोग कहते हो सर जी प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है यार, मैथमेटिक्स के जैसे ये बनाओ, ये सोचो, ये है और ये कहानी खत्म हो गया। अब इन्हीं चीज़ों को हम विस्तार से देखेंगे, ठीक है।